हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं द न्यूज़ एनालिसिस के इस सेशन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स के न्यूज़ के ऊपर और उनसे जुड़े हुए आपकी रिपोर्ट, जो कि आज के दिन पे है 16 जुलाई के दिन आप लोग यहाँ पे जुड़े हैं मेरे साथ। और इसमें हम देखेंगे अलग अलग तरीकों के खबरों का क्या प्रोस्पेक्टिव्स है और हमें किस तरह से उनको यहाँ पर देखना है, क्या क्या चीज़ें हमें उस पर ध्यान देनी है। पेपर आपके सामने है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि देखा होगा आपने कि जो श्रीलंका का जो बैक टू बैक जो यहाँ चीज़ें चल रही हैं, जो वहाँ आए दिन नए लोगों को अपॉइंट हो रहा, कुछ इंटरिम बन रहे हैं, अभी नए राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात भी की जा रही है। देश में इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत है, इसेंशियल चीज़ों की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। कई चीज़ों पर हमने कल बात की थी कि अभी चाइना ने वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रखी है और ये भी बताया गया तो तीसरा सबसे ज़्यादा लोन देने वाला देश भी है चाइना वहाँ पर। सबसे ज़्यादा किसी देश ने अगर लोन दे रखा है तो जापान, फिर आपका एडीबी बैंक जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो फिलीपींस मनीला में इसका हेड ऑफिस है, और तीसरे नंबर पे चाइना आता है, जो कि पूरे लोन का बोलते हैं 10% ही उन्होंने लोन दे रखा है। और इस बात से वो ज़्यादा नहीं रखते कि जो ये कॉज बताया गया था श्रीलंका के कर्ज में डूबने और उसे फेल होने के बारे में कि चाइना का जो डेब्ट ट्रैप था उसके तहत हुआ, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, हमने बहुत कम लोन दे रखा, बाकी देशों के लोन ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग आगे यहाँ पे पढ़ते चलेंगे तो बताएंगे। पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है, एक आया है इस समय जो सबसे ज़्यादा फेमस है ब्लॉग में जो न्यूज़ आई उस पर देखेंगे। कहा गया है कि अभी जो राष्ट्रपति का इलेक्शन इंडिया में होने वाला है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी को फिलअप करना है, क्योंकि उनकी जो टाइम पीरियड है, जो करंट प्रेसिडेंट हमारे हैं उनका टाइम टेन्योर कंप्लीट हो रहा है, तो नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है। तो उस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के दौरान जो कैंडिडेट बनाए गए हैं, उन कैंडिडेट की अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो पार्टीज के मेंबर और चीफ के साथ मीटिंग चल रही है वोटिंग के लिए। उसी कंटेस्ट में एक वोटिंग की बात आई थी यूपी में। यूपी में क्या हुआ था कि आपको कौन पार्टी किसको सपोर्ट कर रही है, जो कि आपकी बीजेपी की ज्वाइंट पार्टी नहीं है, तब भी वो बीजेपी कैंडिडेट को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पद ही ऐसा है और पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है जिसमें कोई भी उनको अपोज नहीं करना चाहेगा। पहला तो महिला, दूसरा जनजाति कैटेगरी की महिला, जिसमें कहा गया कि जो पहली बार ऐसा होगा किसी जनजाति महिला को राष्ट्रपति भारत के पहले पद के जो नागरिक के रूप में उन्हें चुना जा रहा है, तो लोग सभी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता अपोज करके अपनी पार्टी की जो थीम है कि हम पिछड़े लोगों को सहायता देंगे, उस पर कुछ कोई क्वेश्चन मार्क आए। तो उसी केस में ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जिनका है भारतीय समाज पार्टी, जो कि बीएसएस कहते हैं ना, सुहल देव, एस बी कहते हैं ना, एसबी कहते हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी चीफ ओम प्रकाश राजभर हैं। उन्होंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी में रहेंगे तो जरूर, लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग द्रौपदी मुर्मू का करेंगे अपनी पार्टी की तरफ से, उन्होंने कहा। तो ये कुछ अलग ही अंदाज में रहा और इस पर काफी दिन से डिबेट भी चल रही थी। अब दूसरी डिबेट जो कहा गया, गोटाबाया कुछ जो आपके यहाँ पे थे, उन्होंने कहा गया गोटाबाया राजपक्षा जो कि क्या थे, यहाँ पर श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और कहा गया पार्लियामेंट्री स्पीकर ने कहा कि नए इंटरिम जो प्रेसिडेंट होंगे उनका इलेक्शन होने वाला है। तब तक के लिए आंतरिक रूप से यहाँ पर रनिल विक्रमसिंघे को एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका बना दिया गया है। प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरी आफ्टर द स्पीकर अनाउंस द रिजिग्नेशन। तो कहा गया डेमोन्स्ट्रेटर जो है उन्होंने सेलिब्रेशन किया है, क्योंकि चलो कम से कम उन्हें क्या किया गया, उन्हें हटाया गया उनकी पॉलिसीज के चलते हुए, क्योंकि वो माना जाता है कि वो पूरे परिवार के लोगों ने, चार भाइयों ने मिलकर श्रीलंका की जो हालत है कुछ ज़्यादा ही, उनकी जो पॉलिसीज थी उसके वजह से हालत कुछ ज़्यादा ही खराब हुई। इसके बाद लोगों में थोड़ा सा जश्न का माहौल है कि चलिए ठीक है, कुछ न कुछ अच्छा यहाँ देखने को मिला। और गोटाबाया राजपक्षे को ऑर्डर दिया गया श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वो जब तक अगले आदेश तक देश को नहीं छोड़ेंगे, अगर उनको लगता है कि वो अपना देश छोड़ देंगे और वहां से चले जा सकते, तो वहां की श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें देश ना छोड़ने का ऑर्डर दिया है कि आप देश नहीं छोड़ेंगे। ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शन नहीं, ऑर्डर है। ग्लोबल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की पिटीशन फाइल की गई तो उसके तहत इसका कहा गया। अब बात करते हैं एक रैंक की। आईएम जो आपका यहाँ पर है मद्रास, कंट्रीज टॉप हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो चुका है। लगातार चेन्नई जो है, आईएम चेन्नई बोलते हैं उसको लोग कहा बार बार, क्योंकि मद्रास उतना ज़्यादा फेमस नहीं, चेन्नई अब उसका नया नाम तो जानते ही हैं। तो जेएनयू जामिया फाइन प्लेस इन एनआईआर लिस्ट ऑफ द बेस्ट वर्सिटाइज में कहा गया है। तो यहाँ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, जिसे कहते हैं आईआईटीएम, इज येट अगेन टॉप हाई एजुकेशन इंडिया का अगर पूछा जाए। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी बैंगलोर,
फिर आपका आता है आईआईटी मुंबई, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल कह सकते हैं रैंकिंग फ्रेमवर्क जो कि है एनआईआरएफ की जो रैंकिंग आई है, उसमें ये रैंकिंग आपको शो की गई है कि अभी भी भारत का जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है लगातार कई सालों से, तो वो आपका मद्रास बना हुआ। तो देख सकते हैं आईआईटी मद्रास को कितने पॉइंट मिले, 87.59। दूसरे नंबर पे आईआईएससी बेंगलोर है, फिर आपका है बॉम्बे, फिर दिल्ली, कानपुर, फिर खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, दिल्ली, फिर आपका जवाहरलाल नेहरू। एम्स के बाद क्या है, जेएनयू इंस्टीट्यूट है आपका। तो आईआईटीज ने अपना परचम लहरा रखा है टॉप इंस्टीट्यूशंस में, और अब आ गई है कौन से, तो अब आ गई है आपके यहाँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली है, वो उन्होंने भी टॉप रैंकिंग बनाकर रखी है। अब बात करते हैं अमंग्स द यूनिवर्सिटीज, आईएससी जवाहरलाल नेहरू आल्सो यहाँ पे रखी गई। एक्रीडेशन मस्ट हो गया, कहा गया कि द टोटल ऑफ 4786 इंस्टीट्यूशन वर इवेल्युएटेड इन द 5 पैरामीटर्स पे आए थे। कौन कौन पैरामीटर्स थे इसको इवेल्युएट करने को, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला पैरामीटर आपको मैं बताता हूँ, उसको लिख लीजिएगा, यहाँ दिखेगा तो है नहीं ज़्यादा आपको साफ, तो लेकिन लिखे टीचिंग था। दूसरा लर्निंग था एंड रिसोर्सेज। फिर था रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड कहा गया इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। ये 5 पैरामीटर्स थे जिसपे ये चीज़ें आपकी निकाली गई, और 4786 मतलब 4786 इंस्टीट्यूशंस में टॉप इंस्टीट्यूशन आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। ये टॉप इंस्टीट्यूशन में आप जानते हैं आईआईटी मद्रास, देन आईआईसी बेंगलोर, फिर आईआईटी मुंबई, फिर आईआईटी दिल्ली, फिर आईआईटी कानपुर। ये टॉप इंस्टीट्यूशंस में रखे गए हैं। आगे चलते क्या न्यूज आई है जरा देखते हैं यहाँ पर। दिल्ली कोर्ट ग्रांट बेल फॉर द मोहम्मद जुबैर, इस पे बात हुई है। और यहाँ पे फ्लड की बात चल रही, तो हाँ, असम एंड अरुणाचल सीएम एग्री टू रीअलाइंग बॉर्डर। तो असम और अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री लाइन जो कि 29 टोपो सीट्स बाय द हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी 1960 में, will be taken as the basis of the realignment of the border between the अरुणाचल प्रदेश एंड असम। चीफ मिनिस्टर 2 स्टेट्स के जो साइन किया पैक्ट यहाँ पर, मिनिमाइजिंग द बॉर्डर डिस्प्यूट, जिसमें 123 गांव ऐसे जिसमें हमेशा डिस्प्यूट बना रहता है कि कौन किस में है, अरुणाचल में है या असम में है। तो इसको सुलझाने के लिए असम और अरुणाचल प्रदेश के राज्य के बीच की जो बाउंड्री है उसमें 123 गांवों का जो डिस्प्यूट सुलझाया जाएगा। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा लास्ट ईयर कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में यही कॉन्फ्लिक्ट है, 3 गांव या 2 गांव के इलेक्शन किसी दूसरे राज्य की पंचायत से व्यवस्था करा दी, तो वो इस पे आपका डाउटफुल केस था वहां पर। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है, कौन कौन से न्यूज है आपके लिए जानने वाली जो बेहतर होंगी। ठीक है। कह सकते वॉल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन, ये तो आपकी दिल्ली की लोकल न्यूज है, उस पर हमें नहीं ध्यान देना है क्योंकि ज्यादातर न्यूज हमारे जो नेशनल लेवल के होंगे उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हीं से क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाएंगे। ये बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर जो हुआ 1960 पेपर्स के बेस पर आपका होगा ये तो यहाँ पे हो चुका है कि अरुणाचल प्रदेश और असम बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर लेवल की मीटिंग हुई थी, मैंने बताया भी यहाँ पर। उसे बोले नामसाई डिक्लेरेशन एम टू मिनिमाइज इंटर स्टेट डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग 123 विलेजेस। तो नामसाई डिस्प्यूट है 29 टोपो सीट्स पे यहाँ पे किया गया, इसको मैंने अभी आपको बताया था। पेमा खांडू क्या है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ से, और यहाँ आपकी धरती की तरफ से कौन है, सलमा जी ने क्या किया, साइन किया है। अब आते हैं अगला जो हमारा है, यहाँ पे आते हैं मंकी पॉक्स के ऊपर। ये न्यूज कल भी मैंने डिस्कस की थी, आज फिर से बता दे रहा हूं। कहा गया मंकी पॉक्स केरला ऑन हाई अलर्ट। कहा गया कंडीशन ऑफ पेशेंट सेटिस्फैक्ट्री है, 16% ऑन प्राइमरी कॉन्टेक्ट लिस्ट अंडर वॉच। कहा गया 16 लोगों को रखा गया। तो ये जो प्राइमरी कैंडिडेट आए हैं यहाँ पर मंकी पॉक्स के बारे में कल मैंने बताया भी था आप लोगों को कि यहाँ पर ध्यान देना है। इन्वेजन क्या होता है, पीरियड क्या होता है, 0 to 5 डेज तक रहता है। अगर मंकी पॉक्स की इन्फेक्शन की रेशियो बताऊं मैं, बेसिक जानकारी आपको, तो इन्फेक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स में हो सकता है। पहला क्या होगा, इन्वेजन पीरियड होता है, तो 0 to 5 डे होगा। कैरेक्टर्स का होगा, फीवर होगा, आपका सर दर्द होगा, बैक पेन होगा, आपको थोड़ा सा उलझन सी महसूस होगी, इंटेंस एस्थीमिया होगा। स्किन इरप्शन क्या होता है, यूजुअली जो होता है 1 से 3 दिनों में ये ऑफ द फीवर के शुरू हो जाता है। रैशेस टेंड्स टू बी मोर कंसंट्रेटेड ऑन द फेस एंड एक्सट्रीमाइड्स रादर देन ऑन द ट्रंक्स। ठीक है। और कैसे बदलता, फॉर्म एन एनिमल टू अ पर्सन, तो किसी जानवर से अगर इंसान में जाती डिजीज, तो मैंने कल भी बताया था इसे जूनोटिक डिजीज कहते हैं।
और कल आपने इसको देखा भी होगा कि इंसानों पे जो आई है डिजीज जानवरों से, एनिमल बाइट्स और स्क्रैच, किसी जानवर ने काटा हो या फिर उसका स्क्रैचेस हुए हो, ईटिंग प्रोडक्ट मेड ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, या कोई उससे बना हो कोई पदार्थ जो आपने इन्फेक्टेड एनिमल से खा लिया हो, डायरेक्ट कांटेक्ट विद द बॉडी फ्लूइड्स और रैसेस, आप जिस शरीर में मंकी पॉक्स है उसकी बॉडी के कांटेक्ट में आए हो या उसके जो फ्लूइड निकलता है उसके कांटेक्ट में आ गए हो, फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन कैसे होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट विद रैसेस स्कैब्स और बॉडी फ्लूइड्स के, या एक्सटेंड क्लोज कांटेक्ट मोर देन 4 आवर्स, 4 घंटे से ज्यादा उसके कांटेक्ट में अगर आप रहे होंगे तब भी आपके पास ये घटना आपके साथ हो सकती है, आपको ये चीजें देखने को मिल सकती हैं, आपके अंदर वो उसके इन्फेक्शंस हो सकते हैं। कंडीशन जो कि केरल में मिला है यूएई से आए हुए कैंडिडेट का, वो की भी कहा गया सेटिस्फैक्ट्री, और कहा गया फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, मतलब मृत्यु दर बहुत कम है, कहते हैं 2 to 4% की मौत हो जा रही, लेकिन इतना भी उसकी अनोमली नहीं देखा गया है, लोग ठीक हो जा रहे हैं। ठीक, लेकिन हाँ पूरी तरीके से सही होने में 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं इनको। अब मिनिस्टर इन अ फिक्स ओवर रिमार्क्स ऑन मनरेगा, तो कहा गया है यहाँ पर वुमेन थ्रोज अवे मनी ऑफर्ड बाय सिद्धारमैया। तो यहाँ पर जो अलग अलग न्यूज आ रही हैं, अभी आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो चलेंगे यहाँ पर जो आपके देखे जाएंगे, फिशिंग के ऊपर एक छोटा सा आया है, इस पर ज़्यादा कोई विशेष है नहीं कि जो फिशरमैन्स के ऊपर देखा गया है। ट्रेडिशनल फिशर्स एट द सी क्या है, उसके वो फ्यूएस अगर पूछा गया है, तो ये मछलियों के ऊपर बात की गई, फिशिंग साइकिल क्या है पूरा एक उस पर एक नोटिफिकेशन है। अब बात करते हैं रानिल की बात के, बैन ऑन द धरनाज इन पार्लियामेंट वर्सेस, कहा गया है प्रीसेंस सेट ऑफ द कंट्रोवर्सी, तो कहा गया अपोजिशन एलिज क्लैम्प डाउन ऑन रिसेंट ओम बिरला से सर्कुलर इन रूटीन, तो ये पूछा गया, कहा गया व्यू ऑफ द पार्लियामेंट हाउस की बात की गई, कई सारी चीजें भी आने वाला है आपका मानसून सेशन उसमें देखने को मिलेंगे। ध्यान देखते हैं लोकल न्यूज से आते बड़े तो दलाई लामा की तरफ। दलाई लामा मंथ्स लॉन्ग विजिट टू लद्दाख बिगिन, ध्यान रखें कंट्रोवर्सी चाइना के साथ जुड़ी है ये, क्योंकि दलाई लामा का इंडिया के लिए कोई भी बयान उनके लिए बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे। तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर हैं यहाँ पे दलाई लामा, जो कि 1 महीने की विजिट पर कहाँ आए हैं, इंडिया आ चुके हैं लद्दाख में, और कहा गया इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट शुड बी रिजॉल्व थ्रू द टॉक एंड पीसफुल मीन्स, और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला है कि इंडिया और चाइना का जो डिस्प्यूट, जिसे हम कहते हैं एलएसी पे जो डिस्प्यूट है, उन्होंने इसके लिए बताया है कि हमारी जो बात होनी चाहिए किस पे होनी चाहिए, बात से टॉक एंड पीसफुल मीन्स, और शांति से हो जानी चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि दोनों देशों की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे अधिक है, और 2 बड़े देशों के वो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, नेबर्स भी हैं। लेटर यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम बॉर्डर डिस्प्यूट अलोंग विद द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल टॉक एंड पीसफुल मीन्स। रिपोर्टर्स, कहा गया जम्मू में आफ्टर बिफोर लिविंग द लद्दाख यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स आउटडेटेड नाउ, अब जो है पहले की तरह अगर आपकी आर्मी का प्रयोग करेंगे तो ये पुराने पैटर्न हो गए, अब आप चीजों को कैसे सुलझा सकते हैं बात उस, क्योंकि कोई भी किसी से कमजोर नहीं है, और इसका प्रयोग करने के बाद केवल जीवन में जो लोगों की जो आम आदमी उनका ही लॉस होगा यहाँ पर। कहा गया दलाई लामा इज लद्दाख वॉज द, कहा गया क्या है, कंप्लीटली रिलीजन, वन वन नो नो वन एंड नो वन शुड हैव टू एनी ऑब्जेक्शन ऑन द टूर, गवर्नमेंट फंक्शनरी सेड दैट इज वाज नॉट द फर्स्ट टाइम द दलाई लामा वाज विजिटिंग द बॉर्डर रीजन, कहता है ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं कि वो आए हों, लेकिन बहुत बार आ चुके हैं। अब आते हैं अगले न्यूज पर जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पर। आते बांग्लादेश ऑन पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये पूछा गया है यहाँ पर, ही सेज पाकिस्तान शुड लर्न फ्रॉम इंडियाज ईस्टर्न नेबर्स, तो कहा गया बांग्लादेश जो कि क्या है अगले तरफ बढ़ रहा, मतलब कि आगे की तरफ, मतलब कि एक आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहा है, और प्रेस आपके जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका एक छोटी सी लाइन जो कि उनको एक चेताती है किसको, पाकिस्तान को, कि उन्हें भारत के पूर्वी पड़ोसी से सीखना चाहिए। कैसे सीखना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री है, अगर कोई पूछे इंडिया की लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री किसी के साथ होगी तो ये कौन होगा, बांग्लादेश होगा, और हमने इसे पाकिस्तान से अलग किया था 1971 में।
तो कहा गया लाउडिंग द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूज्ड इन द बांग्लादेश डिफेंस मिनिस्टर कहा गया है ऑन फ्राइडे एंड से द पाकिस्तान इंट्रोस्पेक्ट एंड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द इंडियाज ईस्टर्न नेबर। कहा गया उनको खुद के अंदर झांकना चाहिए और प्लस उससे सीखना भी चाहिए कि कितने दिनों पहले जो आज़ाद हुए उनकी आज़ादी को केवल 50 साल हुए और काफ़ी हद तक बांग्लादेश क्या हो गया है, अपने ऊपर सेल्फ रिलायंस हो चुका है। बहुत सारी चीज़ों में वो पाकिस्तान से कई गुना आगे निकल चुका है। तो पाकिस्तान से ही जुड़ा हिस्सा जो कि अलग होने के बाद काफ़ी डेवलप किया है। अब बात करते हैं मिस्टर सिंह इन कोलकाता अटेंड द लॉन्च ऑफ दूनागिरी। अब प्रोजेक्ट 17 ए फ्रिगेट है गार्डन रीच शिपयार्ड बिल्डर्स में लगाया गया है। इंक्रीजिंग इट्स स्ट्रेंथ इज नॉट ओनली फॉर इटसेल्फ बट ऑल्सो फॉर द फ्रेंड्स। भारत अपनी जो स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है केवल अपने लिए नहीं, अपने पड़ोसी देशों को लेकर भी काफी हद तक यहाँ पर उसको सपोर्ट में रहता है। तो ये चीजें आपके यहाँ बोली गई आगे। अब आते हैं राफेल के ऊपर। एक न्यूज आई है राफेल में क्या कहा गया है, ध्यान सुनिएगा जरा। 36 राफेल जेट्स डिलीवर्ड और टू इंडिया फ्रेंच इनवॉय। कहा गया 36 राफेल दिए, 35 जेट्स हैव अराइव्ड, वन स्टिल इन फ्रांस। कहा गया 35 जो कि भारत जा चुके हैं और एक अभी भी फ्रांस में मौजूद है। तो फ्रांस हैज डिलीवर्ड ऑल 36, जितना हमारा इसमें हुआ था, जितनी बातें हुई थी उसको राफेल को भारत को सौंपा जा चुका है। और कहा गया है कि इमैनुअल लेनिन स्पीकिंग दैट द साइडलाइंस ऑफ द फ्रेंच नेशनल डे celebration on Thursday. So 35 jets have arrived in India. One jet still remains in France, official sources said. One Rafale jet, which is an instrumental aircraft on which is the 13 Indian specific enhancement are being tested, is still in France, and officially source said on Friday. Clear? तो ये जो डील थी पूरी कंप्लीट हो गई राफेल जेट की। तो उस पर आपका एक आया है इसमें एक्सप्लेनेशन कि उनको दिए जा चुके हैं। आते हैं, एक न्यूज आई है कुछ दिन पहले जिसमें अभी आपका जल्दी ही डॉलर्स के दाम, रुपये के दाम डॉलर्स के मुकाबले कम हो गए, मतलब रुपया भी कमजोर हो गया फिर से। तो दो चीजें यहाँ कहा कि डॉलर जब भी आपका मजबूत होगा, रुपये की वैल्यू जब भी कम होगी, तो आपको फॉरेन से इंपोर्ट होने वाली चीजें सब महंगी मिलेंगी, आपको उसके दाम बढ़ते दिखेंगे। तो कार और मोबाइल जो कि इसेंशियल गुड्स हैं, आपके देखे गए आसपास बहुत ज़्यादा जरूरत होती है लोगों को इसकी, इनके दाम बढ़ने तय हो गए हैं। और जो लोग फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं, जो फॉरेन में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, इंडिया के बच्चे जो भी हैं वहाँ पर, अब उनकी पढ़ाई की फीस भी क्या होगी, महंगी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि पेमेंट तो डॉलर में होता है और आपको इंडियन करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट कराने के लिए इंडियन करेंसी ज़्यादा खर्च करनी पड़ेंगी, इसलिए आपका फॉरेन में पढ़ाई महंगी होगी। तो विदेशों से कहते हैं पार्टी रिकॉल्स हिज अटैक ऑन यूपीए गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू फॉलिंग रुपीज व्हेन ही वाज गुजरात सीएम। कहा गया पार्टी रिकॉल्स हिज अटैक ऑन यूपीए गवर्नमेंट। तो कहा गया कांग्रेस सेज पीएम मोदी इज हार्मफुल फॉर रुपी। कहते रुपये के लिए क्या है, बहुत खतरनाक है, जो रुपया क्या है, करेंसी ऑफ इंडिया। इस सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग पीएम मेड द रुपी वीकेस्ट इन हिस्ट्री। कहा गया सबसे मजबूत प्रधानमंत्री ने रुपये को सबसे कमजोर कर दिया है अब तक के समय में। इनकी डायलॉग्स क्या है? A rupees touched the nearly 80 against the US dollar. The Congress on Friday led a scathing attack against the Narendra Modi government and questioned the silence on the free fall of the currency. तो इसमें कमी किस पे देखी गई? कहा कि फॉल्स क्लेम के बिफोर 2014 मिस्टर मोदी फॉल्स क्लेमिंग दैट अ स्ट्रांग पीएम इज नेसेसरी फॉर द स्ट्रेंथिंग द रुपीज। और ये भी याद दिलाया कि 2014 से पहले प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी जो पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उन्होंने कहा था कि देश में रुपए की मजबूती के लिए एक मजबूत प्रधानमंत्री का होना आवश्यक है। तो उसी पर एक कमेंट पास किया कि सबसे मजबूत प्रधानमंत्री आने के बाद रुपया अब तक का इतिहास में सबसे कमजोर इस अवस्था में पहुंच चुका है। द रुपी हैज डिप्रिसिएटेड मोर देन 7% इन लास्ट 6 मंथ। कहा गया पिछले 6 महीनों में रुपए की करेंसी के दाम कितने 7% से ज्यादा कम हो गए हैं। और हाइडिंग कोरोना वायरस कहा गया है इसमें, प्राइम मिनिस्टर कीप हाइडिंग बिहाइंड द कोरोना वायरस, रसिया यूक्रेन वॉर सो एंड सो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ट्राइड टू स्ट्रेंथन द रुपी बाय स्पेंडिंग अबाउट 40 बिलियन, इट सीम्स टू हैव फेल्ड। कहा गया जबकि आरबीआई के जो एफर्ट्स हैं वो पूरे क्या हो जा रहे हैं, फेल हो गए हैं। नियरली 22 अगेंस्ट द डॉलर इन द पास्ट 8 ईयर्स। कहा गया जो रुपए की वैल्यू है वो कितने रुपए आपकी कम हो गई, 22 रुपए हो गई पिछले 8 सालों में। 8 सालों मतलब जब से आपकी गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से। और कहा गया इसका जो कहा गया हिटिंग आउट द गवर्नमेंट, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा है कि वाइल द रुपी इज फॉलिंग एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग,
द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस फाइंडिंग वेज टू प्रिवेंट द क्वेश्चन एंड प्रोटेस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे डिस्कस की गई। रुपए का जो फॉलिंग हो रहा है उस पर डिस्कशन होगा किसकी वजह से गिर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पूछा गया है इधर एक स्टेटमेंट आज मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि जब बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल जा सकते हैं तो जज सुबह 9 बजे कोर्ट क्यों नहीं आ सकते हैं। उसी के तहत जस्टिस ललित बेंच स्टार्ट वर्क अर्ली। 3 judges of the Supreme Court drew inspiration for early hours school children keep begin on the early usual. The Justice U.U. Lalit, S. Ravindra Bhatt, and Sudhanshu Dhulia started the court 9:30 and full hours before using timing. If children can go school 7, we can come a court 9. जस्टिस ललित ने कहा। तो ये लाइन इनकी काफी आज न्यूज में रही है, तो उसको आप बताना जरूरी कि कोर्ट समय से 1 घंटे पहले क्यों नहीं आ सकती है जब बच्चे जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं यहां पर। अब आते हैं कल की बात पे करते हैं। I2U2 के ऊपर हमने बात की थी कल। I2U2 मीटिंग हुई थी जिसमें वर्चुअली प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया था, ईरान, इंडिया, यूएसए और यूएई के बीच में। जिसमें यूएई ने भारत में फूड पार्क बनाने की बात की थी कि हम बहुत सारा फूड पार्क पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फूड पार्क का कॉन्सेप्ट कल क्या था मैंने बताया था, कल आपका कल की वीडियो में देख लेना एनालिसिस में अगर आपने नहीं देखा है तो। बीक्यू लीडर्स ने अपोज किया है गवर्नमेंट एम्स टू ब्रिंग द बिग कॉर्पोरेट्स एंड रिड्यूस फार्मर्स इनटू लैंडलेस पीपल। कहा गया फार्मर्स को किसमें कन्वर्ट कर देना चाहता है, भूमिहीन किसान लोगों के रूप में कन्वर्ट करना चाहता है, ऐसा इनका कहना है सरकार के लिए भारतीय किसान यूनियन का, कि जो फूड पार्क है उसका इन्होंने अपोज किया है। Agricultural surplus, there is no need to government to join the hand with the United States, Israel and UN Abrat to food production and senior representative of the भारतीय किसान यूनियन ने बोला। ये जनरल सेक्रेटरी जो बोलते हैं यदुवीर सिंह जो की है यहाँ पर, यदुवीर सिंह, जिन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन वुड स्ट्रांगली अपोज द फूड एग्रीमेंट अंडर द I2U2 ग्रुपिंग के साथ जो हुई है। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ द फूड इन इंडिया, इन फैक्ट देयर इज अ बम्पर क्रॉप प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर विच एम्प्लॉयज एटलीस्ट 62%। कहा गया जिसपे कितने लोगों को रोजगार दिया गया, पूरी आबादी के 62% के लोगों को रोजगार है और हम इसे नहीं चाहते हैं। दूसरा कहा गया, यूएई ने कहा कि हम 2 बिलियन फंड यहाँ पर भारत में फूड पार्क के रूप में अवेलेबल कराएंगे। भारत ने उसके लिए जमीन उपलब्ध कराने की बात कही कि आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे। अमेरिकन इजरायली टेक्नोलॉजी वुड बी यूटिलाइज। तो इट अंडरस्टूड दैट द फूड पार्क लोकेटेड इन इंडिया वुड बी कनेक्टेड विद द हाई टेक फूड स्टोरेज फैसिलिटी आर एक्सपेक्टेड come up by the UAE and Gulf countries appear set to emerge as a global food power। अब देखो पूछा कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होने वाला है, तो कहा कि मेंटेन दैट बाय द कमिटिंग टू द सप्लाई लैंड फॉर द फूड पार्क्स। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर तो फूड पार्क्स की बात की गई, सिंपली इसमें कहा गया है ज्वाइंट स्टेटमेंट जो आए हैं इशूड द I2U2 समिट के, वो भी यहाँ पे डिक्लेयर किए गए कि ये चीजें क्या होंगी आपके लिए खतरनाक और किसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होंगी, जिससे क्या होगा कम भूमि वाले किसान बिल्कुल क्या हो जाएंगे, भूमिहीन बन जाएंगे, जो कि भारत के लिए अच्छा नहीं है। और ये फूड पार्क योजना उनके लिए ज़्यादा बेहतर होती है, उनके लिए आपका होता है जहाँ पे भोजन या राशन की उत्पत्ति कम हो। इनका कहना है कि भारत में प्रोडक्शन क्या है, ज़्यादा है। कल हमने बताया था फूड पार्क के फायदे क्या, सिग्निफिकेंस क्या क्या थे, तो उसमें बताया था कई गुना ज़्यादा किसानों की आय बढ़ जाएगी, ऐसा उसमें मेंशन किया गया, कई गुना ज़्यादा आपकी वहाँ पर बढ़ सकती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। MA हिस्ट्री एग्जाम क्वेश्चन लैंड्स पेरियार यूनिवर्सिटी इन ट्रबल। ये तो क्वेश्चन पेपर था। अब आगे चलते हैं, एक नया यहाँ पे पॉइंट आया है जो देखेंगे आप। ईरान वुड बी ईरान बेलारूस टू बी न्यूएस्ट SCO मेंबर्स। क्या कहा गया है, न्यूएस्ट SCO मेंबर्स होंगे ये। और कहा गया विद द एक्सपेंशन चाइना एंड रशिया आर लुकिंग टू द फ्रेमवर्क द ग्रुपिंग एज अ काउंटर ऑफ द वेस्ट। विद द एक्सपेंशन ऑफ चाइना एंड रशिया with the expansion China and Russia are looking frame the grouping as a counter of the West। तो ईरान एंड बेलारूस टू बी द न्यू SCO मेंबर। सिंपल ईरान एंड बेलारूस, देखिए जो अमेरिका का दुश्मन वो रसिया का दोस्त और चाइना का दोस्त। ईरान पे कई सारे प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है, सैंक्शंस कई सारे लगे हुए हैं ड्यू टू न्यूक्लियर टेस्टिंग। तो अब उनको SCO में शामिल करके अब एक नया पश्चिम की तरफ क्या बनाया जा रहा है, एक ग्रुप बनाया जा रहा है मजबूत।
तो न्यूएस्ट एडिशन क्या होगा, चाइना एंड रसिया जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होंगे, बैठेंगे। एक्सपेंडिंग द ग्रुप इज अमंग द इश्यूज द लीडर्स एट द ग्रुपिंग द इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग आर लाइकली डिस्कस एससीओ समिट इन समरकंद उज्बेकिस्तान इन सितंबर। तो एससीओ की नेक्स्ट मीटिंग कब होने वाली, संघाई कोऑपरेशन की, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की नेक्स्ट मीटिंग होगी कहाँ पर, समरकंद में होने वाली, जो कि उज्बेकिस्तान में है। तो करंट जो जनरल सेक्रेटरी आपके हैं जांग मिंग, वेटरन चाइनीज डिप्लोमेट है, टोल्ड द रिपोर्टर्स दैट ग्रुपिंग होप विद अ पर्सन समिट इन उज्बेकिस्तान would see the Mr. Modi meet and Xi for the first time since 2019। तो 2019 के बाद हम पहली बार उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात संभव हो पाएगी। एक क्वेश्चन और कहा गया, एससीओ के जो यहाँ पे दूसरा सो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैव कंफर्म द अटेंडेंस ऑफ देयर लीडर्स, फॉर्मेट अटेंडेंस एंड नॉट फाइनलाइज। अभी तक नहीं बताया गया, जो मेंबर्स हैं उन्होंने नहीं बताया कि उनकी तरफ से कौन यहाँ पर प्रेजेंट होने वाला है, तो इसको देख के बात नहीं की गई है। आगे चल देंगे यहाँ पर। अगला पॉइंट क्या कहा गया है, द मिस्टर जांग सेड द रिसेंटली विजिटेड समरकंद एंड सेड द फैसिलिटीज ऑफ द समिट would be constructed by the end of the month. At the same time, epidemic situation changing, there are new variants emerging, he said, adding the note caution the last year's summit held virtually an account of COVID-19। लास्ट टाइम जो हुई क्या हुई, इससे आपका फिजिकल मीटिंग्स नहीं हो पाई थी, लोगों की प्रेजेंट नहीं हो पाए थे, तो वर्चुअल मीटिंग हुई थी। यहाँ पर कहा गया चाइना, रसिया एंड 4 सेंट्रल एशिया स्टेट, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये वर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द एससीओ। तो ध्यान रखें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना, रसिया एंड 4 सेंट्रल एशियन स्टेट, दैट इज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तजाकिस्तान, वर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एससीओ, while India and Pakistan was joined the grouping in 2017, the first round of the expansion। Last year the summit is दुशांबे में हुई थी, agreed the for joining the Iran and Belarus to begin of the membership process। तो अभी कितने हो गए, पहले 4 वो और 2 ये, 6 देशों के साथ मिलकर बनाया गया था। बाद में इंडिया पाकिस्तान जुड़े 2017 में, उसके बाद जुड़े कौन, अभी बेलारूस और ईरान जुड़ने वाला है। कार्ब कंट्रास्ट की बात करें तो नेटो को बैक करने के लिए एक्सपेंशन ऑफ नेटो इज अ टोटली डिफरेंट एज द एससीओ is a cooperative organization based on non-alignment and non-targeting the third party। NATO is based on cold war thinking। किस पर बेस्ड है ये, नेटो का जब यहाँ कंपैरिजन किया कि नेटो और एससीओ में कोई भी कंपैरिजन नहीं है। नेटो किस पर बेस है, कोल्ड वॉर की थिंकिंग पर बेस है, जबकि हमारा एससीओ जो है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि नॉन अलाइनमेंट एंड नॉन टारगेटिंग द थर्ड पार्टी, और किसी को यहाँ पर निशाना नहीं बनाता है। बिलीव वन शुड नॉट बिल्ड इट्स सेफ्टी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर कंट्रीज। कहा गया है एससीओ का जो मेन थीम है वो किसी भी देश की सुरक्षा को किसी दूसरे देश के ऊपर जिम्मा नहीं मानती, मतलब वन शुड नॉट बिल्ड इट्स सेफ्टी एक्सपेंस ऑफ अदर कंट्रीज। कहा गया है कि स्टेटमेंट चाइनीज जो कि यूज प्रीवियसली किया गया, तो ब्लेम नॉट ओवर द यूक्रेन क्राइसिस, और ये भी कहा कि जो यूक्रेन में क्राइसिस उसके लिए जिम्मेदार कौन है, नेटो। द टर्म ऑफ चाइना क्वाड मेंबर्स लाइनिंग इंडिया समवॉट द, कहा गया यूनिक पोजीशन इन द यूएसए, कहा गया इंडिया समवॉट यूनिक पोजीशन इन द एससीओ एंड हुज 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स चाइना एंड रसिया are increased positioning the great grouping directly to the odds in the with the west। क्लियर। अब ये एससीओ की जो मीटिंग है, टूरिज्म जो कहा गया है, रीजन जो कि है यहाँ बना हुआ है, तो कहा गया है सिंपल, समिट नेक्स्ट ईयर होगी कहाँ पर, वाराणसी हैज बीन सिलेक्टेड एज द एससीओ रीजन फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। ये भी सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको यहाँ पे इस रूप में चुना गया। तो बड़े उलट फेर आपकी दुनिया में चल रहे हैं अभी। नॉर्मली आपने देखा होगा, पूरा एक पेपर शुरू से रिवाइंड करें तो एक हिस्सा श्रीलंका जो कि डिस्टर्ब है अपने आप में, वहाँ के राष्ट्रपति ने इस्तीफा देकर दूसरे राष्ट्रपति ने वहाँ पर इंटरिम राष्ट्रपति की शपथ ली। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने मिली कि आपको यहाँ पे कई सारे जो थर्ड पार्टी मीटिंग चली, नेटो की बात है, एससीओ अपनी तरफ लगे हुए हैं। तो ये पूरी की पूरी एनालिसिस जो कि पेपर में आपने देखने मिली। आज हम इतना ही रखेंगे, फिर अगली क्लास में जब हम आएंगे तो पूरा इसके ऊपर एमसीक्यू पैटर्न रखेंगे। आज पेपर पे हमने डिस्कस किया है, फिर हम उससे पुराने पैटर्न, मंडे को फिर पुराने पैटर्न से आएंगे, तो आपको बेहतर दिखेगा वहाँ पे चीज़ें। तो ये मंडे टू सैटरडे चलेगा आपका सेशन पूरा का पूरा, फिर हम लोग मंडे से फिर सैटरडे तक आएंगे। पोर्शन वही, पहले हम एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, फिर उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो आपके लिए काफ़ी इसेंशियल रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।